अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर में हम पिछले वाले लेक्चर की कंटिन्यूटी ही हम लोग बरकरार रखेंगे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम लास्ट लेक्चर को रीकैप कर लें थोड़ा सा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने ये देखा था कि जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्शन की लेयर से कैसे उनका रिलेशनशिप है, और फिर एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन को हमने थोड़ा डिस्कस किया था। हमने फिर डीकम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और फिर डीकम्पोजिशन के अंदर हमने ये देखा था हाउ टू अचीव हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन, हाउ टू अचीव वर्टिकल डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले सब सिस्टम्स को स्टडी किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, और फिर हम लोगों ने दोनों की एक एग्जांपल देखी थी। अब तीसरी तरह की जो डीकम्पोजिशन है, जिसको हम लोग ट्री बेस डीकम्पोजिशन बोलते हैं, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी हमारे क्राइटेरिया होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के, उनके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एंड दिस डिस्कशन विल गो ऑन अप टिल नेक्स्ट लेक्चर। अब हम ये देखते हैं कि सब सिस्टम हमने डिस्कशन कर ली, हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन कर ली। अब जो तीसरा हमारा डीकम्पोजिशन का जो रूल था या जो कंपोनेंट था, जो ट्री बेस है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब जो ट्री स्ट्रक्चर होता है, आई होप आप सब ने, बल्कि आई होप नॉट, आप सब ने डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा हुआ है। तो जो ट्री का कॉन्सेप्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट सिस्टम डिजाइन के अंदर भी आपको यहाँ पे पाया जाता है। जो ट्री स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बेसिकली मिक्स मोड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन बोलते हैं। मिक्स मोड इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स सब सिस्टम के होते हैं, यानी कुछ हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन के फीचर्स होते हैं, और कुछ फीचर्स इसके अंदर होते हैं वर्टिकल डीकम्पोजिशन के, यानी लेयर्स के कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ सब सिस्टम के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड किस्म का डीकम्पोजिशन का एक कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है, विच इज नोन एज अ ट्री स्ट्रक्चर। अब बेसिक डिफरेंस जो लेयर्ड आर्किटेक्चर, सब सिस्टम और ट्री के अंदर है, वो ये है कि ट्री के अंदर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर मौजूद हैं, नोड से मेरी मुराद है स्टार्टिंग पॉइंट, या यूं कह लें कोई भी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कोई हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट, अगर आप किसी एक नोड के ऊपर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल एक नोड ए है, और आप उस नोड से नोड बी पे चले गए हैं, तो नोड ए से नोड बी पे जाने का पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही तरीका मौजूद होगा, या एक ही तरीका मौजूद होना चाहिए। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। यानी अगर आप नोड ए के ऊपर मौजूद हैं और आपके सिस्टम में कोई ऐसा पाथ डिफाइन हो गया है कि टू रीच नोड ए देयर आर मोर देन वन वे, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक डिफरेंस है सब सिस्टम में, लेयर्ड आर्किटेक्चर में और नोड में। अब जो सब सिस्टम था उसमें तो कोई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ही नहीं। जो लेयर्ड आर्किटेक्चर था उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था, और हम एक पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट पे जा सकते थे। लेकिन इसके अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो एक है, लेकिन हम एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। यानी हम ए से बी पे जा सकते हैं, ए से सी पे जा सकते हैं, लेकिन ए पे आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा। यानी देयर आर मोर देन वन वे ऑफ आउटपुट, बट देयर इज ओनली वन वे फॉर द इनपुट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों तरह की डीकम्पोजिशन में। अब जो ट्री स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं सब सिस्टम के, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं हम लेयर के। जो नोड्स हैं हमारी, वो कुछ तो स्प्लिट अप हो जाएंगी सब सिस्टम में, और कुछ नोड्स स्प्लिट अप होंगी लेयर्स में। यानी एक लेयर के अंदर मल्टीपल नोड्स होंगी, और फिर मल्टीपल लेयर्स आपस में बातचीत कर रही होंगी। तो आपको यहां पे ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि जब दो लेयर्स आपस में बातचीत करेंगी, एंड ईच लेयर इज हैविंग
ट्री या नोड मौजूद है तो लेयर के रूल्स वायलेट नहीं होंगे और सब सिस्टम के जितने भी रूल्स हैं वो वायलेट नहीं होंगे। यानी अब इसके अंदर हमारे पास 2 से 3 लेवल के रूल्स साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहे होंगे। एक रूल होंगे जो लेयर्स के होंगे, यानी बिटवीन द लेयर इंटरेक्शन हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। दूसरा रूल हमारा ट्री का होगा कि जो एक ट्री एक लेयर के अंदर मौजूद है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है अपने सब ट्री को, यानी हम उस नोड के जरिए अगली लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जंप करेंगे, ये वायलेट नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है कि जो ट्री स्ट्रक्चर है उस तक पहुंचने का सिर्फ पाथ एक ही होना चाहिए, विद इन अ लेयर या विद इन 2 लेयर्स। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आई विल शो यू द डायग्राम हाउ ट्री स्ट्रक्चर वर्क। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी द ग्रे एरिया विच इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, या यूं कह लें कि ये वो चीज है जिससे हम कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्री स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स मौजूद हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ लेयर्स मौजूद हैं, यानी एक हायरार्की बनी हुई आपको नजर आ रही है। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। बेसिकली एक हायरार्की है, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हायरार्की में कन्वर्ट हो गई हैं और हायरार्की के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे ब्लैक बॉक्सेस। ब्लैक बॉक्सेस से मुराद मेरी है सब सिस्टम भी हो सकता है, कुछ रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, और जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारे ब्लैक बॉक्सेस के दरमियान वो बेसिकली स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। यानी हियर यू विल सी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्की यानी लेयर्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सबसिस्टम यानी अ सबसिस्टम, और यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स ऑफ लेयर्स मौजूद है, यानी एक लेयर के अंदर एक से ज्यादा नोड्स भी मौजूद हैं, और जो हमारी टॉप वाली लेयर है उसके अंदर सिर्फ एक ही नोड मौजूद है। यहां पे आपको यह चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही होगी कि किसी एक पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है। देयर आर नो मोर देन वन वे टू रीच अ पर्टिकुलर नोड, यानी पाथ एक ही डिफाइन है टू रीच अ पर्टिकुलर नोड। दिस इज अ बेसिक एसेंस ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द डिकम्पोजिशन फैक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन भी डिस्कस कर ली जो कि हमारा सबसिस्टम था, फिर हम लोगों ने वर्टिकल डिकम्पोजिशन को भी डिस्कस कर लिया जो कि लेयर था, फिर हम लोगों ने आज के लेक्चर में ट्री बेस डिकम्पोजिशन भी हमने डिस्कस कर ली जिसको हम लोग ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी अब 3 तरह की डिकम्पोजिशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब दिस इज द एंड ऑफ एक्सटर्नल वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। अब यहां पे एब्स्ट्रैक्शन जब हमने अभी एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन की डिस्कशन कर ली, अब यहां पे इट इज अ राइट टाइम दैट वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन अ रियल टाइम सिनेरियो। रियल टाइम प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकें ताकि फिर हम उसका एक सोल्यूशन भी डिजाइन करें। अब स्क्रीन के ऊपर आपको एक रियल टाइम प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एंड दिस इज एक्चुअली अ रियल टाइम सिनेरियो जिसमें से मैंने कुछ चंक उठाया है। अब प्रॉब्लम स्टेट ये कर रहा है कि वी हैव टू डिजाइन एन ऑटोमेटेड ticketing issuing system used by passengers at a railway station. The system should allow the reservation of seats and give some route information. The passenger should be able to pay for the ticket at the counter also. और जो इसमें हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करना है वो ये है कि we have to design the architecture of the above system mean requirements after selecting a specific principle and a proper assumptions. अब जो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सीमिंगली ये बहुत इजी लग रही है और हमें ये देखते साथ ही फर्स्ट इंप्रेशन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये मिलता है कि ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं और 4 लाइनों को तो हम बड़ी इजीली कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द सॉफ्टवेयर। एक टर्म याद रखिएगा सॉफ्टवेयर डिजाइन करते वक्त या रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते वक्त, और ये बड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड टर्म है, द लेस द डिस्क्रिप्शन मोर द कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी कम रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट आपके पास होगी याद रखें उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम होगा। लेकिन रियल टाइम में हमें इसका रिवर्स फील होता है कि जितना कम हमें कस्टमर बताएगा उतना बेहतर लगेगा हमें, यानी उतना हमारे लिए आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्सपीरियंस ये बताता है, यानी प्रोजेक्ट्स का फेलियर और सक्सेस रेशियो ये बताती है
जिस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा डिटेल बताइए हमें क्लाइंट ने, दे हैव अ वेरी फेयर चांस ऑफ सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतने ज्यादा आपको आसानी होगी टू कम अप विद अ सोल्यूशन। अब ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, अभी इन 4 लाइनों में बहुत ज्यादा चीजें इनकैप्सुलेट हुई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट आपकी इनकैप्सुलेट हुई हुई है, दूसरा राउट इंफॉर्मेशन इसके अंदर इनकैप्सुलेट हुई हुई है, और तीसरा जो कस्टमर ने पे करना है उसकी इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट हुई हुई है, चौथा कि जो टिकट काउंटर है उस वो क्या चीज है उसकी इनकैप्सुलेशन यहाँ पे हुई हुई है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देने का ऑब्जेक्टिव या मेरा मोटिव ये था कि जब हमने इस तरह की रिक्वायरमेंट से सिस्टम डिजाइन बनाना है, नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डोंट जंप इनटू द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। ये मत सोचें कि सीट रिजर्वेशन के मॉड्यूल के लिए मैं माई सीक्वल यूज कर लूंगा या राउट इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए मैं सीक्वल सर्वर यूज कर लूंगा एंड सो ऑन, क्योंकि दिस इज अ टिपिकल अप्रोच ऑफ अ प्रोग्रामर इन एनी इंडस्ट्री। इन आईटी इंडस्ट्री में प्रोग्रामर को अगर आप ये रिक्वायरमेंट देंगे, वो बगैर को डॉक्यूमेंट किए, बगैर को लिखे डायरेक्टली इसकी कोडिंग स्टार्ट कर देगा और एट द एंड वो सारे मॉड्यूल को मर्ज कर लेगा। दिस एनालॉजी, दिस अप्रोच स्टैंड वेरी ट्रू व्हेन योर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है या जिसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने आप को इंडल्ज कर लेगा टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशंस के अंदर और टेक्नोलॉजिकल निटी-ग्रिटीज के अंदर विदाउट गिविंग इनफ कंसंट्रेशन टू द डिजाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये बात ज़रूर दिमाग में रखें कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे या जब हम डिजाइनिंग की बात करें, वी शुड नॉट indulge ourselves into the technical or implementation level detail. अब coming back to the requirements, इस तरह की रिक्वायरमेंट के अंदर आपको कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे नजर आ रही होंगी कि एक हमें कोई सिस्टम डिजाइन करना है जिसके अंदर एक कोई ना कोई मॉड्यूल रिजर्वेशन का होगा या जिसके थ्रू हमारी टिकट की रिजर्वेशन होगी। दूसरा कोई हमारा एक मॉड्यूल ऐसा लाजमन होगा जिसमें हमारा जो क्लाइंट है या जो पैसेंजर है वो कुछ इनपुट देगा, उसे कुछ राउट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राउट से मेरी मुराद है कि उसको ये पता लग जाएगा कि अगर उसने लाहौर से फॉर एग्जांपल एम्स्टर्डम जाना है तो एम्स्टर्डम जाने के लिए उसके पास क्या तरीका मौजूद है, या उसने अगर लाहौर से कराची जाना है बाय ट्रेन तो वो ट्रेन कब मतलब जाएगी स्टेशन से और कब वहां पे वो रीच करेगी, उसकी कॉस्टिंग क्या है एंड सो ऑन। या अगर यूरोप में देखें तो यूरो ट्रेन हमारी होती है जो कि विद इन द कंट्रीज ट्रेवल करती है। तो इस तरह की चीजें, तो दे विल बी वन मॉड्यूल जो कि राउट की इंफॉर्मेशन देगा हमारे पैसेंजर को, उसके ये हमारे कोर होंगे। और फिर हमारा एक मॉड्यूल लाजमन ऐसा होना चाहिए जो पेमेंट के मैकेनिज्म को भी हैंडल करे, यानी जो हमारा क्लाइंट है वो अगर ऑनलाइन पे करना चाह रहा है, ऑनलाइन से मेरी मुराद है कि वो कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा है या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा है या वो आपको कैश पेमेंट करना चाह रहा है, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म व्हिच शुड हैंडल दिस थिंग। क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है यानी इस सिस्टम का जो एक्चुअल एम है वो ये है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो। ऑटोमेटेड सिस्टम से मुराद याद रखें हमेशा ये होती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से मुराद ये होती है यानी इस तरह का सिस्टम अगर बाहर के मुल्कों में हो तो होता ये है कि आप टच स्क्रीन से आप पहले अपना राउट सेलेक्ट करते हैं, फिर टच स्क्रीन से आप उस राउट तक जाते हैं जहां पे एक्चुअल आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। उसके बाद जब आपका राउट सेलेक्ट हो जाता है फिर आप अपनी प्राइस कैलकुलेट करते हैं। जब आप प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास फिर ऑप्शन आती है हाउ यू आर गोइंग टू पे। अगर आपने कैश पेमेंट करनी है तो वहां पे यूजुअली एक आपका बॉक्स बना होता है जहां पे आप अपने कॉइन्स या जो आपके होते हैं नोट्स होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, तो वो आपके पास जो मशीन है वो आपको टिकट दे देती है। या इफ यू वांट टू पे ऑनलाइन तो वहां पे एक मशीन पड़ी होती है जहां पे आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं तो उसके बाद आपको टिकट वो मशीन ऑटोमेटिकली दे देती है। वहां पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर बिट फास्ट। आई मीन क्योंकि उनके इसी वजह से उनके प्रोसेसेस या जो उनकी सिटीजन सर्विसेज हैं बहुत बेहतर हैं एज कंपेयर टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नाउ अब जो काम हमने करना है उसमें आपको लास्ट लाइन नजर आ रही होगी कि विद प्रॉपर एजम्पशंस।
अब जो प्रॉपर एजम्पशन है, ये वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं सारी, कि टच स्क्रीन होगा, या हम राउट सेलेक्ट करेंगे, अपने टच स्क्रीन से फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएंगे, हम कॉइन से पे करेंगे, या हम लोग नोट से पे करेंगे, या हम लोग कार्ड से पे करेंगे। ये हमारी एजम्पशंस हैं, क्योंकि अगर हम ये एजम्पशंस नहीं लेंगे देन देयर विल नेवर बी अ फाइनल सॉल्यूशन, या देयर विल नेवर बी अ फाइनल डिजाइन टू आवर प्रॉब्लम। तो ये एजम्पशन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग हर मॉड्यूल की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, या यूं कह लें कि जो हर मॉड्यूल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन मालूम होनी चाहिए, वो हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे। नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन, आफ्टर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम लोग इस प्रॉब्लम के दो तरह के सोल्यूशन देखेंगे। एक हमारा सोल्यूशन होगा जो कि होगा लेयर बेस, यानी जो हमारी वर्टिकल डिकम्पोजिशन का रूल है, लेयरिंग। और एक सिस्टम हम लोग डिजाइन करेंगे जो कि हमारा होगा हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन का रूल, जिसको हम लोग सब सिस्टम बोलेंगे। Here I would like to reiterate rather कि जब आपका मिड टर्म या फाइनल एग्जाम जो भी होगा, या आपके क्विज़ेस होंगे, तो मैंने आपको डे 1 बताया था, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। कोई आपसे मैं डेफिनेशन मैंने नहीं पूछनी, मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछने हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपसे डेफिनेशन या उनकी थ्योरी नहीं पूछूंगा। एग्जाम में आपको इसी तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाएंगे, इसी तरह के सिनेरियो दिए जाएंगे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 4 लाइनों का सिनेरियो है, हो सकता है आपको एग्जाम में 10 से 15 लाइनों का सिनेरियो हो, माने और डिटेल के अंदर हो। आपका टास्क ही होगा कि आपने एक पर्टिकुलर सिनेरियो का एनालिसिस करके उसको डिजाइन फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि इस कोर्स का नाम सॉफ्टवेयर डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन है, आपने कुछ याद नहीं करना। ठीक है, अब हम इसका पहला पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं कि वो क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। अब पॉसिबल सोल्यूशन से मेरी मुराद ये है, अगेन याद रखें कि सिंस दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्टली बाइंडेड या स्ट्रिक्टली बाइंडेड डोमेन, हर सिस्टम को डिजाइन करने वाला अपने तरीके से सिस्टम को डिजाइन करता है। यानी मैंने जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन करते रहे हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैड डिजाइन एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड डिजाइन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजाइन। तो हम एक पॉसिबल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हो सकता है जब आप लोग इस प्रॉब्लम को देखें, आप लोग कोई और इसका सोल्यूशन डिजाइन कर दें, टू विच आई विल टोटली एग्री, लेकिन कुछ रूल्स हमें देखने पड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इररेलेवेंट चीजें एंटर कर दी हैं। जो भी हमारा सोल्यूशन हो, इट शुड इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स, ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ इररेलेवेंट चीजें या एक्स्ट्रा चीजें या जो चीजें मौजूद होनी चाहिए सी उन्हें इग्नोर कर दिया। नाउ वी विल कम टू द फर्स्ट सोल्यूशन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नाउ दिस इज a possible solution which is based on a horizontal decomposition rule of abstraction। अब ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, और इस पॉसिबल सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझें कि ये फाइनल सोल्यूशन है। हो सकता है कि आपका सोल्यूशन इससे डिफर करे और इससे बेहतर हो जाए, दैट्स नॉट अ इशू। तो हमने बेसिकली फाइनलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन पे नहीं जाना। नाउ यहां पे मैं सिर्फ स्टार्ट में ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम, दिस इज जस्ट एन हेडिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब सिस्टम सोल्यूशन। ये एक हेडिंग है। ये बॉक्स सिर्फ ये शो कर रहा है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब सिस्टम के अंदर, वो यहां पे एंड अप हो रहे हैं, दे आर हैविंग अ कोहेरेंट आंसर हियर टू द ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम। ये हमारे सब सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ कोहेरेंट व्यू मैंने ये यहां पे लिखा हुआ है। अब जो हमारा सब सिस्टम का पहला कंपोनेंट है वो है सीट रिजर्वेशन, और दूसरा कंपोनेंट है राउट इंफॉर्मेशन। और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये आप नोट कर रहे होंगे, ये तीसरे कंपोनेंट जो कि ट्रेन डाटा है, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेन के अंदर और ट्रेन से रिलेटेड मौजूद है, वो इस सब सिस्टम के अंदर इनकैप्सुलेट हुई है। ये दोनों मॉड्यूल यानी सीट रिजर्वेशन और राउट इंफॉर्मेशन ट्रेन डाटा के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब ट्रेन डाटा के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो ट्रेन से रेलेवेंट है, राउट इंफॉर्मेशन के अंदर वो डाटा मौजूद है जो राउट से रिलेटेड है, मतलब
कि कौन सी ट्रेन किस वक्त कहाँ पे पहुंचेगी और कौन सी ट्रेन किस वक्त कहाँ से चलेगी, बीच में इंटरेक्शन कितने आएंगे, सब सेक्शंस कितने आएंगे एंड सो ऑन। और जो सीट रिजर्वेशन है वो हैंडल कर रहा है कि एक पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर कितनी सीटें मौजूद हैं, कितनी रिजर्व हो चुकी हुई हैं और कितनी अवेलेबल हैं। यानी अब यहां पे आपको एक क्लियर सेपरेशन नजर आ रही होगी ऑफ ऑल द थ्री सब सिस्टम। यानी ट्रेन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, यानी ट्रेन की आईडी, उसका नाम, यानी उसके अंदर कितने डब्बे मौजूद हैं और इस तरह की चीजें, ये इंफॉर्मेशन ट्रेन डाटा के सब सिस्टम के अंदर मौजूद है सिर्फ। और जो राउट की इंफॉर्मेशन है वो ट्रेन डाटा की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है टू जनरेट इट्स ओन राउट। यानी राउट इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रेन का प्रोफाइल मौजूद नहीं होगा, उसके अंदर राउट का प्रोफाइल मौजूद होगा। और जो सीट रिजर्वेशन वाला मॉड्यूल है, अगेन उसके अंदर राउट का प्रोफाइल मौजूद नहीं होगा, उसके अंदर ट्रेन का प्रोफाइल मौजूद नहीं होगा, उसके अंदर वो मैकेनिज्म होगा या वो सिस्टम मौजूद होगा जो रिजर्वेशन को हैंडल कर रहा है। यानी अगर एक कस्टमर ने या एक पैसेंजर ने एक टिकट रिजर्व करवाई है, देन द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स शुड बी डिक्रीमेंटेड, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो के रिजर्व हो चुकी हैं दे शुड बी इंक्रीमेंटेड। दिस इज जस्ट एन वन एग्जांपल। मतलब इन तीनों के जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो ये सब सिस्टम अपने अंदर इनकैप्सुलेट किया हुआ है, या अपने अंदर उसने इसको एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म में इसको यूज किया हुआ। यानी सीट रिजर्वेशन वाले मॉडल को बिल्कुल नहीं पता कि ट्रेन डाटा के अंदर क्या हो रहा है, उसको सिर्फ ये पता है कि उसे कुछ डाटा चाहिए है, लाइक टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ पर्टिकुलर ट्रेन। वो ट्रेन डाटा का मॉड्यूल या सब सिस्टम सीट रिजर्वेशन वाले मॉड्यूल को प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप। उसी तरीके से जो ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कहां से स्टार्ट होगी और कहां पे पहुंचेगी, यानी एंड टू एंड, इन बिटवीन वो कौन से राउट से होके जाएगी, वो राउट इंफॉर्मेशन वाले मॉड्यूल के अंदर इनकैप्सुलेट हुआ है। और ये जो ट्रेन की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रेन डाटा वाली चीज राउट इंफॉर्मेशन वाले मॉड्यूल को प्रोवाइड कर रही है। दैट्स व्हाई दे अगेन दे दीज टू आर हैविंग दिस रिलेशनशिप। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा एक एस्पेक्ट था कि जो रिजर्वेशन से रिलेटेड हमारे सब सिस्टम से मैंने उनकी डिस्कशन की। अब हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर वो है पेमेंट मॉड्यूल, कि हाउ अ पर्टिकुलर पैसेंजर इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ अ टिकट विच ही और शी इज परचेजिंग वाया ऑटोमेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे आपको राइट साइड पे दो सब सिस्टम नजर आ रहे होंगे। वन इज कॉन्टेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक, यानी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक अ ट्रेन प्रोफाइल, यहाँ पे बैंक का प्रोफाइल मौजूद है। और ये वो बैंक है जिसके अंदर एक कस्टमर का डेटा मौजूद है, यानी अ कस्टमर इज अ वैलिड क्लाइंट ऑफ दिस बैंक। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट एबीएन एमरो बैंक में है ही नहीं और मैं उसका कार्ड यूज कर लूं। तो ये बेसिकली बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन पूल ऑफ बैंक्स, जहां पे जिनमें से किसी में भी हमारे क्लाइंट का अकाउंट हो सकता है। क्योंकि यूजली जो वीजा कार्ड वगैरह होते हैं वो यूजली हर बैंक में के एटीएम के ऊपर वो चल जाते हैं। और ये जो हमारा बैंक का डाटा है, ये बैंक की बेसिक इंफॉर्मेशन को इसने एकोमोडेट किया हुआ है। अब इस जो एक्चुअल इसके अंदर कंपोनेंट है वो ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट है। ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट हमें ये बता रहा है कि जब हमारे कस्टमर ने पेमेंट करनी है तो ट्रांजैक्शन के जितने भी एक्टिविटीज होनी है, यानी कस्टमर की जो अकाउंट की वैलिडेशन है, उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं भी कि नहीं, उसका वीजा कार्ड एक्सपायर्ड, आई मीन वीजा या डेबिट कार्ड एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया, यानी जो हमारा क्लाइंट है, कुछ एटीएम्स होती हैं वो वीजा कार्ड को सपोर्ट ही नहीं करती या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्ड को सपोर्ट करती हैं। यानी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो इस मॉड्यूल ने इनकैप्सुलेट किए हुए हैं। और अगेन ये मॉड्यूल लिंक हुआ है बैंक डाटा से। क्यों? क्योंकि जब हमारे क्लाइंट का डाटा वेरीफाई होना है, वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक की इंफॉर्मेशन चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, उसका अगर अकाउंट यानी उसने जो कार्ड स्वैप किया है उसका अकाउंट एबीएन एमरो बैंक के अंदर है, तो फॉर दैट यू नीड टू गो टू द बैंक डाटा सब सिस्टम टू वेरीफाई कि हाँ इसका whether he or she is a valid a client or not. Transaction will handle all the validations और वैलिडेशन के लिए उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बैंक डाटा के साथ। ट्रांजैक्शन इस चीज का ख्याल भी रखेगा
कि जब एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाए फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, तो जो अपडेटेड अकाउंट है वो भी बैंक डाटा के अंदर वो पास ऑन करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो ट्रांजैक्शन का सब सिस्टम हैंडल करेगा, और जो बैंक का मॉड्यूल है वो सिर्फ बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और वो रिक्वेस्ट के ऊपर उसको पास ऑन करता जाएगा ट्रांजैक्शन टेबल को। अब ये इन दैट वे द कंप्लीट system design of the automated ticketing system will work. Now this is one possible solution, and other possible solution might be this one. This is basically layered based solution. इसमें हमारे जो basic concepts हैं या जो basic हमारे आप समझे encapsulating चीजें हैं वो वही है, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई है, सिर्फ हमने अपना सिस्टम का आर्किटेक्चर एक डिफरेंट डिस्कस करने की कोशिश की है। अब इस लेयर बेस्ड आर्किटेक्चर में आपको ये नजर आ रहा होगा कि आई हैव डिफाइंड 3 बेसिक लेयर्स। सबसे जो हमारी पहली लेयर है, यानी जो हमारी बॉटम के ऊपर लेयर है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। यानी अब ये दिमाग में रखें कि हमारी एक लेयर के अंदर भी 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यानी हमारी जो लेयर नंबर 1 है उसके अंदर कुछ डाटा मौजूद है ट्रेन से रिलेटेड और कुछ डाटा मौजूद है बैंक से रिलेटेड। These 2 components are all together making a layer number 1. उसके ऊपर जो हमारी layer number 2 है उसमें कुछ सीट इंफॉर्मेशन, कुछ रिजर्वेशन और कुछ बैंक ट्रांजैक्शन का डाटा मौजूद है। अब यहाँ पे जो बैंक ट्रांजैक्शन वाली लेयर है वो बैंक डाटा लेयर से बातचीत करेगी, जो रिजर्व और सीट इंफॉर्मेशन वाली लेयर है वो ट्रेन डाटा लेयर से बातचीत करेगी, यानी उसको रिक्वेस्ट देगी और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स उनको रिस्पॉन्स करेंगी। तो ये जो सीट रिजर्वेशन, सीट इंफॉर्मेशन और जो बैंक ट्रांजैक्शन वाली लेयर है, दे विल नाउ एट द एंड विल जनरेट या दे विल मेक अप द टिकटिंग इशूइंग सिस्टम। यानी जो टॉप वाली लेयर है वो लेयर होगी जहां पे हमारा क्लाइंट हमारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, हमारे सिस्टम को यूज करेगा। यहां पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो हमारा क्लाइंट है उसको ना हमारी ट्रेन डाटा लेयर का पता है, उसको ना हमारी बैंक डाटा लेयर का पता है, उसको हमारी बाकी किसी और लेयर का नहीं पता। दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि वी डोंट नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कार ड्राइव करना चाह रहा हूं तो मुझसे ये कहा जाए कि आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि कार का इंजन काम कैसे करता है या कार का एसी काम कैसे करता है, उसके बाद ही आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर एब्स्ट्रैक्शन विल कम इन। नाउ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ अ रिलेटिवली डिटेल्ड एग्जांपल, इसी तरह की एग्जांपल्स आपको क्विज़ेस में और असाइनमेंट्स में करने को दी जाएंगी। तो इसको इसी वजह से मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। नाउ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, हमने अभी एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस किया है। यानी एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन के अंदर डीकम्पोजिशन, सब लेयर्स, सब सिस्टम्स, लेयर्स और जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर हमने उसको डिस्कस किया। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन। अभी हम लोग डिस्कस डिजाइन प्रिंसिपल्स ही कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो हमारी डिजाइन और टेक्सोनॉमी की डायग्राम थी जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल की एब्स्ट्रैक्शन थी, हमने एक्सटर्नल लेवल एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस कर लिया, एग्जांपल भी देख ली और बहुत डिटेल में एग्जांपल देखी, 2 सॉल्यूशन भी देखे। अब हम उसकी इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन के जितने भी इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहला इशू जो इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन के वक्त आपको फेस करना पड़ता है या वो इशू जो आपको दिमाग में रखना चाहिए वो है मॉड्यूलराइजेशन, यानी मॉड्यूलैरिटी को अचीव करना है। मॉड्यूलैरिटी आपको आपने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ी होगी, आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी होगी, आपने कोर कंप्यूटर साइंस के जितने भी कोर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सिर्फ हमें इस चीज का आइडिया देता है कि वी शुड अरेंज आवर रिक्वायरमेंट्स, वी शुड स्प्लिट या और वी शुड ब्रेक आवर सिस्टम इन सच अ वे कि एक ही तरह की चीजें एक जगह जमा हो जाएं। सबसे बड़ा एडवांटेज मॉड्यूलैरिटी का ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिस्टम रन कर रहे हैं
एंड यू केम अप विद अ प्रॉब्लम या यू एंड अप विद अ बग, तो जो आपने प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन करनी है, बड़े सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन करना इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सपीरियंस ये शो करता है। लेकिन अगर आपके चंक्स छोटे हैं, आपके मॉड्यूल छोटे हैं, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन टू सॉल्व इट। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हमने एक ही मॉड्यूल में पूरा सिस्टम बना दिया है और खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन द कंप्लीट सिस्टम विल बी शट डाउन। ऑन द अदर साइड, अगर आपने मॉड्यूलरिटी अचीव की हुई है या आपने मॉड्यूलर अप्रोच अचीव की हुई है, अगर आपके 10 सब कंपोनेंट्स हैं और किसी एक में मसला आ गया है, तो आपके बाकी 9 कंपोनेंट्स दे विल कीप ऑन वर्किंग। सिर्फ एक कंपोनेंट काम नहीं करेगा, हम उसको फिक्स करेंगे, लेकिन पूरे का पूरा जो बाकी सिस्टम है वो चलता रहेगा। इसकी रियल टाइम एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है, लेट्स सपोज आपका यूबीएल बैंक के अंदर अकाउंट है। अब यूबीएल बैंक के अंदर आपकी किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर अकाउंट है। अब जो आर्किटेक्चर यूजुअली सारे बैंक्स फॉलो करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन के मॉड्यूलर अप्रोच वो करते हैं। उन्होंने किया ये होता है कि उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस के क्लस्टर्स बनाए होते हैं और हर क्लस्टर के ऊपर उन्होंने एक सर्वर लगा दिया होता है। यानी जो सर्वर ए है वो फॉर एग्जांपल लाहौर कैंट की जितनी भी यूबीएल की ब्रांचेस हैं उनको कैटर करेगा, और जो सर्वर बी है वो लाहौर सिटी की जितनी ब्रांचेस हैं यूबीएल की वो उनको हैंडल करेगा, एंड सो ऑन। नाउ फॉर एग्जांपल अगर लाहौर कैंट का सर्वर डाउन हो जाता है, तो दिस डज नॉट मीन कि लाहौर सिटी वाली जो सर्वर है उसकी सारी ब्रांचेस काम करना छोड़ देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ना ही ऐसा होता है। ये इसलिए उन्होंने ये रखा हुआ है कि पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स ना करे। एंड और उसकी जो ओरिजिन है वो मॉड्यूलरिटी है कि उन्होंने सिस्टम को स्मॉलर चंक्स में ब्रेकअप किया हुआ है, और इसको हम लोग सिस्टम आर्किटेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर बोलते हैं कि आप एक जगह यूनानिमिटी ऑफ कमांड ना दें, एक जगह कंट्रोल ना दें, डिसीजन जो है वो एक जगह से इमर्ज ना हो रहा हो। क्योंकि हम कभी भी सिस्टम को डिजाइन करते वक्त सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं क्रिएट करते। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से मुराद ये होती है हमारी कि इट इज वेरी इजी टू ब्रेक इनटू वन पॉइंट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अप इनटू मल्टीपल पॉइंट्स। यानी अगर किसी ने आप पे साइबर अटैक करना है या किसी ने आपके ऊपर वायरस का अटैक करना है, एक जगह को हैंडल करना बहुत इजी है। यानी एक जगह पे अटैक करना या एक जगह पे कंसंट्रेट करना बहुत इजी है। अगर आपके 10 स्टार्टिंग पॉइंट हैं तो 10 जगह पे साइमल्टेनियस हिट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लॉजिकल सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। नाउ आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मॉड्यूलरिटी, नाउ वी विल जंप टू द encapsulation. I mean, this is another way to achieve the internal abstraction. Encapsulation. This is a very core concept, और ये concept आपको different courses में in different flavor आपने पढ़ा भी होगा, और इस कोर्स में जरा different तरीके से we will try to handle it. Basically, encapsulation जो है वो as per IEEE standard, it is a view of a problem that extract the essential information relevant to a particular purpose and ignore the remainder of the information. दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि encapsulation is a group of related ideas into one unit which can be thereafter referred to by a single name. Encapsulation basically हमें ये कहता है कि हम जितने भी एक तरह के हमारे स्टेप्स हैं, जितने भी एक तरह के हमारे डेटा टाइप्स हैं, जितने भी एक तरह के हमारे प्रोसेसेस हैं, हम उसको अंडर वन हेडिंग स्टोर कर लें। एक दफा वो प्रोसेसेस हम लोग परफॉर्म कर लें, और फिर अगर हमें वो प्रोसेसेस बार बार चाहिए होंगे, वी जस्ट नीड टू कॉल दैट मॉड्यूल या दैट क्लास या दैट मैक्रो फॉर अ पर्टिकुलर यूजेज। इनकैप्सुलेशन हमें कतन ये नहीं कहता, या इनकैप्सुलेशन हमें ये करने को नहीं कहता कि हाउ द पर्टिकुलर मॉड्यूल विल इंटरैक्ट विद द अदर मॉड्यूल्स। ये इसकी डोमेन नहीं है। यानी इसकी डोमेन में हम ये डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे कि मॉड्यूल ए ने मॉड्यूल बी से बात कैसे करनी है, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि कीप दिस थिंग इन माइंड, अब हम लोग इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इंटरनली हमें अब ये देखना है कि अगर हम एक सब सिस्टम भी बना रहे हैं या कोई भी हम आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर
रिलेटेड डाटा मौजूद होना चाहिए। यानी रिलेटेड डाटा से मेरी मुराद ये है कि अगर हम लोग कोई बैंक का सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कहीं कार की इंफॉर्मेशन ना डाल दें, और ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, इट्स अ वेरी कॉमन ब्लंडर कि हम लोग डिजाइन सिस्टम कर रहे हैं बैंक का और इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डाली हुई है फॉर एग्जांपल कार की या किसी स्टूडेंट की, क्योंकि ये अक्सर हो जाता है। यानी वी एट टाइम मिक्स एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स, क्लास विद मेथड्स एंड सो ऑन। तो इनकैप्सुलेशन ये कहता है जितने भी रेलिवेंट फीचर्स हैं, जितने भी रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी और अ पर्टिकुलर क्लास और अ पर्टिकुलर मॉडल मॉड्यूल, they should be present under one umbrella under single unit. अब जो to achieve the encapsulation we basically define an isolated set of data along with its attribute। यानी अभी हमारे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी एक तरह की चीजें अंडर वन अम्ब्रेला जमा कर पाते हैं। अगेन हियर आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि जितना मर्जी चाहे एक्सपीरियंस डिजाइनर हो, फर्स्ट आइटरेशन में या फर्स्ट गो में ये चीज 100% अचीव नहीं होती। इट्स अ मैटर ऑफ आइटरेशन, इट्स अ मैटर ऑफ रेपिटेशन कि प्रैक्टिस कर करके आपका डिजाइन इस तरह का बन जाता है कि आप कहते हैं ना, अब आप ये कहते हैं कि दिस इज मैक्सिमम वी कैन अचीव टू हैव अ रिलेटेड सेट ऑफ डाटा आइटम्स। जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ ओनली अ मॉड्यूल अंडर वन अम्ब्रेला। और उसके बाद स्पेसिफिकेशंस के बाद वी हैव टू इंश्योर कि जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला आ गई हो और दूसरे कंपोनेंट से उनकी आइसोलेशन हो। मतलब ऐसा नहीं होए कि कंपोनेंट ए के अंदर भी वही काम हम लोग कर रहे हैं जो कंपोनेंट बी के अंदर कर रहे हैं, और कंपोनेंट बी में भी हम लोग वही काम कर रहे हैं जो कंपोनेंट सी के अंदर कर रहे हैं। द मीनिंग इज के रिडंडेंसी को हमने इंश्योर करना है कि सिस्टम में मिनिमम हो। देयर विल बी रिडंडेंसी। कोई अगर ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर 0% रिडंडेंसी है, इट्स अ टोटली रॉन्ग एजम्पशन। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि मिनिमम रेपिटेशन हो, मिनिमम रिडंडेंसी हो ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, लेकिन दे शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला। टिपिकल एग्जांपल इसकी आपको अगर अब मैं प्रोग्रामिंग में देना चाहूं तो वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जिसको हम एडीटी बोलते हैं, या अगर डेटाबेस की टर्म में बात करें तो हम लोग रिकॉर्ड टाइप बोल सकते हैं। बेसिक जो हमारी डाटा टाइप्स है वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक ऐसी डाटा टाइप बनानी है जो इंटीजर को भी हैंडल कर ले, स्ट्रिंग को भी हैंडल कर ले और रिकॉर्ड सेट को भी हैंडल कर ले एंड सो ऑन, तो उसके लिए मुझे कोई बिल्ट इन डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करेगी। तो मैं करूंगा ये कि आई विल यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। मैं मल्टीपल डाटा टाइप्स को अंडर वन अम्ब्रेला अरेंज कर दूंगा और जितनी भी मेरी डाटा टाइप्स होंगी उनको एक नया नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल ए। तो जो मेरी डाटा टाइप ए है उसको अगर कोई यूज करना चाह रहा है तो इंटीजर भी यूज कर सकता है, स्ट्रिंग भी यूज कर सकता है, रिकॉर्ड सेट भी यूज कर सकता है, मे बी कर्सर भी यूज कर सकता है एंड सो ऑन। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ इनकैप्सुलेशन। अनदर एग्जांपल इज कि जिससे हम लोग फॉर एग्जांपल एक एरे डिक्लेयर करते हैं। अब जब हमने प्रोग्रामिंग के अंदर अगर एरे डिक्लेयर की है तो एरे डिक्लेरेशन के बिहाइंड द सीन्स जितनी भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं मेमोरी के अंदर, यानी हाउ मेमोरी इज वर्किंग, उसके पॉइंटर्स कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा पॉइंटर कहां पे रिडायरेक्ट हो रहा है, स्टैक मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ये चीजें बीइंग अ प्रोग्रामर इवन वी डोंट नीड टू नो, या हमें पता ही नहीं होती, या हमें इसका पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दिस इज द मशीन लेवल एब्स्ट्रैक्शन विच इज द लोएस्ट लेवल। मेरा आपको ये एग्जांपल्स देने की मोटिवेशन ये है कि जो इनकैप्सुलेशन है सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइन का पार्ट नहीं है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर डिजाइन। यानी हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त या सॉफ्टवेयर को यूज करते वक्त इस चीज से बिल्कुल दूर रखा जाता है कि हार्डवेयर इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि हम लोग टाइपिंग करते हैं, फाइल सेव करते हैं और फाइल रिट्रीव हो जाती है, उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन अब हम फाइल सेव कर रहे होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है, आपके सेगमेंट्स कैसे स्टोर हो रहे होते हैं, यानी मशीन लेवल के ऊपर जो भी उसकी कन्वर्जन या इंटरप्रिटेशन है उससे हमें दूर रखा जाता है। रीजन कि हमें उसका मालूम ही नहीं होना चाहिए। वी अ यूजर शुड नॉट इंटरफेयर इनटू अ थिंग
which he or she should not know. अब इसकी एक मोटिवेटिंग एग्जांपल है, बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल, इसका टेक्निकल चीज से कोई ताल्लुक नहीं है. Assuming we are having a digital clock, हमारे पास एक घड़ी है which is a digital one, इसके अंदर 1 2 3 आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है. अब क्लॉक के अंदर आपकी स्टॉप वॉच भी होती है, आप उसके अंदर अलार्म भी लगा सकते हैं एंड सो ऑन. अब जो अलार्म लगा रहे हैं या आप स्टॉप वॉच लगा रहे हैं, वो आपको स्पेसिफिक बटन दिए होंगे यानी इंटरफेसेस दिए होंगे, और आपको प्रोसेसिंग पता होगी कि अलार्म लगाने के लिए मुझे क्या करना है, स्टॉप वॉच के लिए मुझे क्या करना है, या मैंने अगर टाइम चेंज करना है तो मुझे क्या करना है. यानी आपको स्पेसिफिक इंटरफेसेस प्रोवाइड किए गए हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. अब कोई भी लेमैन हो, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने अलार्म सेट करना है तो मशीन में फलाना प्रोसेस हो रहा है, अगर आपने उसका टाइम सेट करना है तो मशीन में फलाना प्रोसेस हो रहा है. रीजन के अ यूजर शुड नॉट नीड टू नो दिस थिंग. अब अगर मैं डिजिटल क्लॉक को नॉर्मल क्लॉक से रिप्लेस कर देता हूं, यानी मैं ये कहता हूं कि अब वो 1 2 3 वाली मेरी क्लॉक नहीं है, मेरी वो टिकिंग वाली क्लॉक है, तो लेकिन इंटरफेस वही है, यानी अब प्रोसेसेस वही है, यानी यूजर टाइम भी सेट कर सकता है, यूजर अलार्म भी लगा सकता है, यूजर इसके अंदर और फंक्शनैलिटी भी कर सकता है. तो मैंने सिर्फ अब क्या किया, मैंने सिर्फ अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया, इंटरफेस को चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्रंट एंड को चेंज कर दिया है. फ्रंट एंड को चेंज करने से मुराद मेरी ये नहीं है कि मेरा इंटरनल मैकेनिज्म भी चेंज हो जाएगा, यानी अलार्म लगाने का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो भी चेंज करूं मैं, या टाइम सेट करने का इंटरनल मैकेनिज्म है मैं उसको भी चेंज करूं. ये हमने इनकैप्सुलेट किया हुआ है फॉर अ यूजर. यूजर को सिर्फ ये पता है कि उसने फलाना बटन प्रेस करना है तो अलार्म सेट हो जाएगा, फलाना बटन प्रेस करना है तो टाइम सेट हो जाएगा. उसके बिहाइंड द सीन्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हमने यूजर से छुपाई हुई है. दिस इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन इज कि जब हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, वी आर जस्ट ब्राउजिंग द बटन्स, हम कंट्रोल के साथ अपने चैनल्स को ब्राउज कर रहे होते हैं. अब अगर हम ये कहें, अगर मैं अपना टीवी को रिप्लेस कर दूं मतलब किसी दूसरे टीवी के साथ, लेकिन मेरा कंट्रोल वही रहे, तो यूजर विल हैव जीरो इफेक्ट, यूजर विल हैव जीरो इंपैक्ट, क्योंकि यूजर को इससे कंसर्न नहीं है कि पीछे फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे हो रही है. उसको सिर्फ इस चीज से कंसर्न है कि उसने बटन दबाना है जो कि उसका इंटरफेस है और उसकी प्रोसेसिंग हो जानी है. तो यहां पे भी इनकैप्सुलेशन हम लोगों ने उसके अंदर बिल्ट इन की हुई है. मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के या सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रियल टाइम से ड्राइव कर रहे होते हैं. इनकैप्सुलेशन इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ रियल टाइम वर्ल्ड. अब इसके बाद अब मैं आपको इनकैप्सुलेशन की एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूं विच इज अ टेक्निकल वन. एसक्यूएल का नाम आप सबने सुना हुआ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही तरीका मौजूद है विच इज एसक्यूएल, जिसको हम लोग सीक्वल बोलते हैं. एसक्यूएल इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड, दिस इज बेसिकली अ पब्लिक इंटरफेस जिसको डिफरेंट आरडीबीएमएस इंप्लीमेंट करते हैं. लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंप्लीमेंट करता है, ऑरेकल वाले इंप्लीमेंट करते हैं, DB2 वाले इंप्लीमेंट करते हैं, माई सीक्वल वाले करते हैं एंड सो ऑन. अब जो एसक्यूएल इटसेल्फ है ये आपको एक इनकैप्सुलेशन का लेवल प्रोवाइड करता है. ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि इनकैप्सुलेशन के जरिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ही अचीव कर रहे हैं. लेकिन इनकैप्सुलेशन ये इस सेंस में है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई सिलेक्ट की क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम समथिंग, तो उस सिलेक्ट के बिहाइंड द सीन्स इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है, इंटरनल मशीनरी क्या काम कर रही है, कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, कौन सा ट्री यूज हो रहा है, या कौन से रूल्स कंपाइलर के यूज हो रहे हैं, वो यूजर को नहीं पता. अब कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बिल्कुल टेक्निकल चीज है सीक्वल, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे से मशीन लेवल की जो टेक्निकलिटीज हैं वो इनकैप्सुलेट की गई हैं. उसकी सिर्फ एक रीजन ये है कि अगर हम टेक्निकल लोगों को भी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें बताएंगे देन दे विल जंगल अप. यानी अगर हम एसक्यूएल यूज करने वाले को ये बताना शुरू कर दें कि आपके जी पहले आपका क्यूरी ट्री बनेगा, फिर उसकी पार्सिंग होगी, फिर उसकी यील्ड को जनरेट होगी, फिर यील्ड को हम लोग मैप करेंगे, तो वो एसक्यूएल को भूल जाएगा, वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में फंस जाएगा. तो मेरा कहने का मतलब है फॉर टेक्निकल पीपल वी ऑल्सो यूज इनकैप्सुलेशन, not for the non-technical person only. Now after having a discussion on the abstraction thing, now we will jump into the another aspect
of achieving the internal abstraction, which is information hiding. Now, before starting the discussion on the information hiding, here I would like to mention that encapsulation and information hiding, they are very similar, but on the other way they are very different concepts. यानी ये आपस में related लगते हैं लेकिन actually ये related हैं नहीं, but rather they work in conjunction with each other. यानी ये एक दूसरे को support करते हैं. लेकिन ये कहना गलत होगा कि इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं या इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन करते हैं. हम इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, नॉट टू सप्लीमेंट ईच अदर. एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए दो हमारे पास टेक्निक्स मौजूद हैं. अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक in which each module interface reveal as little as possible about the internal working of the module to the other module, and the other modules are prevented from using information about the module that is not in the module's interface specification. इसका मतलब ये है कि एक मॉड्यूल की जो इंटरनल प्रोसेसिंग है, जो उसके इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस हैं, वो दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे अपने इंटरनल प्रोसेसेस दूसरे मॉड्यूल्स को रिवील नहीं करता. यानी अगर मॉड्यूल ए के अंदर पेरोल की सैलरी कैलकुलेशन हो रही है और मॉड्यूल बी के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग बजटिंग कर रहे हैं और बजटिंग के दौरान हमें ये चाहिए कि हमारी सैलरीज के हेड के अंदर कितने पैसे जा रहे हैं, तो जो पेरोल का मैकेनिज्म सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, यानी जो डाटा पेरोल को मॉड्यूल बजटिंग वाले मॉड्यूल को देगा, बजटिंग वाला मॉड्यूल सिर्फ उस ही डाटे को एक्सेस कर सकता है. दिस इज इट. यानी पेरोल में एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा और बड़ी चीजें हो रही होंगी और बड़े प्रोसेसेस हो रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बजट वाले मॉड्यूल को सिर्फ एक फिगर चाहिए है कि फॉर एग्जांपल एक साल का हमारा एम्प्लॉय की सैलरी का बजट एक्स अमाउंट है, तो वो एक्स अमाउंट ही सिर्फ मॉड्यूल बी को एक्सेसिबल होगी वाया वेल डिफाइंड इंटरफेसेस. इसकी एक बहुत क्रिटिकल रीजन है. वो ये रीजन है कि अगर पे रोल जनरेट करने का कोई नया रूल गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है या कोई कंपनी कहती है कि हाँ जी हमने हमारे पहले पे रोल जनरेट करने के रूल्स कुछ और थे, अब रूल्स कुछ और हैं, और अगर मॉड्यूल बी उन इंटरनल रूल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, तो द मोमेंट द रूल विल चेंज, मॉड्यूल बी को भी वो जो चेंज होने वाले रूल है उसके हिसाब से अपने इंटरनल सिस्टम को रिफाइन करना पड़ेगा, which will lead to a very unstable system. तो the better approach would be कि बजाय इसके हम अपने मॉड्यूल बी को इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर एक्सेस दें. हम सिर्फ उस वैल्यू पे एक्सेस देते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि यहाँ पे लाजमन आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी कि इनकैप्सुलेशन में भी मैंने यही कहा था और इंफॉर्मेशन हाइडिंग में भी मैं कोई मिलती जुलती चीज ही कह रहा हूं. डिफरेंस ये है कि इनकैप्सुलेशन ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल दो इंटीजर मुझे चाहिए हैं टू परफॉर्म अ टास्क. मैंने एक क्लास डिफाइन की, उसके अंदर मैंने दो इंटीजर को डिफाइन कर दिया जो कि हमारी इंप्लॉय की क्लास से रिलेटेड थे. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन हाइडिंग ये कहता है कि इंटीजर तो दो ही होंगे, इंटीजर को हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारी बजट की क्लास ने एम्प्लॉय का डाटा एक्सेस करना है, वो वाया मेथड्स उस क्लास का डाटा एक्सेस करेगा. ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग है. यानी कि जो हमारा मेथड है टू कैलकुलेट द सैलरी, जो कैलकुलेट सैलरी वाला हमारा मेथड है, उसकी इंटरनल जो वर्किंग है वो हम अपनी बजट वाली क्लास को रिवील नहीं कर रहे. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बजट वाली क्लास हमारी कैलकुलेट सैलरी वाले मेथड को यूज करेगी टू गेट द आउटपुट, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेसिंग है हमारी कैलकुलेट सैलरी वाले मेथड की, वो हम रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि उसी मेथड के अंदर हमारे के सारे बिजनेस रूल्स अप्लाई हुए हैं. मतलब जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, इट विल प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम लीडिंग टू एन अनस्टेबल वर्जन. और दूसरी चीज ये है कि हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे
कि दूसरे कंपोनेंट्स को अपने इंटरनल सीक्रेट रिवील करें, रादर इट्स नॉट अ सीक्रेट, लेकिन इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अदर मॉड्यूल्स, कि दूसरे मॉड्यूल्स की जो आपस में इंटरेक्शन है वो हमेशा कम से कम होनी चाहिए। ये हमने लास्ट सेक्शन में भी डिस्कशन की थी कि क्यों कम होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग है। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एवरी मॉड्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स नॉलेज ऑफ अ डिजाइन डिसीजन which it hides from all others. Its interface or definition was chosen to reveal as little as possible about its internal working. अब यहां पे जो की पॉइंट है जो आपने समझना है वो है डिजाइन डिसीजंस। डिजाइन डिसीजन से मुराद ये है कि हमने किस वक्त लूप लगाया हुआ है, हमने किस वक्त एक वैल्यू को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमने किस वक्त एक पर्टिकुलर वैल्यू को सम किया हुआ है, हमने किस वक्त एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे डिजाइन के डिसीजंस हैं जो हम चाह रहे हैं दूसरे मॉड्यूल्स को हम लोग रिवील ना करें। इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि एक ही तरह की चीजें एक जगह जमा हो जाएं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग ये कहते हैं जो एक तरह की चीजें जमा की हुई हैं उनको एक्सेस करने का तरीका डिफाइन कर दे, यानी डायरेक्ट एक्सेस ना दें। मतलब क्योंकि जो हमारे दूसरे मॉड्यूल हैं दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। अब उस पर्टिकुलर वैल्यू को अचीव करने के लिए सिस्टम या एक पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने सैलरी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करवानी है तो मेथड ए को आप कॉल करें, इट विल गिव यू द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द सैलरी कंपोनेंट ऑफ द एम्प्लॉय, यानी वो टोटल सम आपको वो रिटर्न कर देगा। अब जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग है बेसिकली वो आपको एक तो ये अचीव करने में मदद दे रहा है कि आप अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स को हाइड करें फ्रॉम द अदर मॉड्यूल्स। दूसरी साइड पे दूसरे मॉड्यूल्स को हेल्प कर रहे हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं हो, यानी a particular module should access the value of an other module via well defined interfaces, not randomly. अब इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे कि देयर आर मॉड्यूल्स जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, आई हैव सर्कल देम। अब जो एक्सेस हो रही है वो रैंडम हो रही है, कोई पर्टिकुलर इंटरफेस को डिफाइन नहीं किया हुआ। दिस इज विदाउट इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कोई इंफॉर्मेशन हाइडिंग का रूल हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। और जो बाकी क्लासेस हैं, बाकी मॉड्यूल्स हैं, वो हर वैल्यू को ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अप्लाइड द इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट। हमने इंटरफेसेस बना दिए, यानी अगर कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल इस मॉड्यूल की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है तो हमने दो हॉट स्पॉट्स बना दिए हैं। हॉट स्पॉट से मुरादी होती हैं एंटरिंग पॉइंट ऑफ अ मॉड्यूल, यानी इंटरफेस हमने डिफाइन कर दिए हैं। जिस किसी को भी मॉड्यूल की वैल्यू को रीड करना है वो सिर्फ इन दो पॉइंट्स के थ्रू ही सिस्टम में एंटर होगा, यानी जो ये हमारे मेथड्स हैं जो हमने रिवील कर दिए हैं, इन मेथड को कॉल करें और इंटरनल वैल्यूज को आप गेट कर सकते हैं। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज प्योरली इंप्लीमेंटेड। अब मैं आज की डिस्कशन यहीं पर रोकता हूं और अगले लेक्चर में हम लोग आज ही की डिस्कशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।